बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दिन ब दिन एक नया माहौल क्रिएट हो रहा है। हुकूमत के पाँव सूज रहे हैं, ज़मीन पाँव के नीचे गर्म होती हुई नज़र आ रही है हुकूमत को। और हुकूमत को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब वापस तो नहीं आ रहा, जेल से बाहर तो नहीं आ रहा। हुकूमत को ये डर खाए जा रहा है और साथ में हुकूमत अपनी बदमाशियां भी करती हुई नज़र आती है, साथ में धमकियां लगाते हुए भी नज़र आते हैं, साथ में ये भी बताते हुए नज़र आते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं और इमरान खान साहब को अंदर ही रखेंगे। अब चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अता तारड़ साहब अकेले तनहा आते हैं और 3 बड़े ऐलानात करके चले जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा दी, हमने जनाब आर्टिकल 6 लगाना है 3 लोगों के ऊपर और ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है। ठीक है, मान लिया, कौम ने भी मान लिया, अपोजिशन ने भी मान लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मान लिया कि चलें लगाएं, देखते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। दूसरा फैसला, हम जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं और हर हालत में बैन करेंगे, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुल्क दुश्मन जमात है। ठीक है जी, करके दिखाएं। ये क्योंकि अदालतों में जाने हैं, फैसले आप करें। ठीक है, अच्छा किया, अच्छा फैसला है आपका। फिर तीसरा, हम जनाब ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या जो भी हैं, उनके हम जो NIC हैं, पासपोर्ट वगैरह हैं, वो ब्लॉक कर देंगे अगर करने पड़े करें। लेकिन इतना जो ब्रेकअप तो किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं चलता कि जितना जल्दी ब्रेकअप इन्होंने पहले किया हुआ था और अचानक पैचअप हो गया इनका। अब एक बड़ा यू टर्न देखें और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुसद्दक मलिक साहब, वज़ीर पेट्रोलियम हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और अचानक आके कहते हैं कि जी आप चाहते हैं हमसे हुकूमत चली जाए, ठीक है आप ले लें हुकूमत, हम तो पहले ही कह रहे हैं हुकूमत ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें हटा दें। आप जो अल्फाज से वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ, कहते हैं हमें हटा दें। हम तो कह रहे हैं कि हमें हटाएं, आप हुकूमत लें, हुकूमत आपके पास आए, क्यों नहीं हुकूमत आपने बनाई। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बैठें, बात करें, अगर आपने हुकूमत बनानी है तो हम छोड़ देते हैं। आप पीपल पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते, आप बैठ के हुकूमत बनाएं। भाई आपने तो आर्टिकल 6 लगाना था, आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना था, आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना था, आपने तो इमरान खान को 5 साल अडियाला जेल में रखना था। अब अचानक ये यू टर्न कैसा? भाई हाथ पांव फूल चुके हैं हुकूमत के। हुकूमत को पता चल चुका है कि अब जब भी किसी टाइम भी पांसा पलट गया तो अदालतें अपने फैसले दे रही हैं आइन और कानून के मुताबिक। दूसरी जानब ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, उसमें केसेस लगे हुए हैं, कभी भी फैसले आ सकते हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है, किसी दिन भी 8 फरवरी की जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की और इलेक्शन रिगिंग की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, वो लग जानी है तो इनका बेड़ा गर्क हो जाना है, ये सारे घर में चले जाने, अपने अपने घरों में बैठे होंगे। तो इनको पता है एक धरना जमात इस्लामी ने दिया है और जमात इस्लामी इस किस्म की मजबूत जमात भी नहीं है कि जैसे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत और मकबूल जमात है कि वो डट जाएगी, टिक जाएगी, कहीं पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं लेकिन इनके हाथ पांव फूल गए हैं। और अगर साथ में ही आज कल हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर देती है, कॉल दे देती है, तो हुकूमत तो स्टक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ जो स्टॉक मार्केट है उसमें पूरे हफ्ते का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो डाउन गया है और क्रैश हो चुकी है स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा है, निकाल के बाहर लेके जा रहा है, किसी न किसी तरीके से अरबों रुपए डूब चुके हैं। तो ये तो उनकी हालत है। और वज़ीर ख़जाना साहब भीख मांगने गए हुए हैं, एक किस्म के भिखारी हैं और भीख मांगने गए हुए हैं चाइना से कि हमें $10 अरब दे दें, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा।
تو ان کو مل نہیں رہا، ری شیڈولنگ نہیں ہو رہی۔ آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ حکومت کے تو پاؤں جو ہیں وہ سوچ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایک امریکن ڈیلیگیشن کی، ایک صحافی بھی ملے ہیں جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں، ان کا نام میں آپ کو بتا دوں، چارلس گلاس، وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملے ہیں اور اڈیالہ جیل سے باہر آ کے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بہت برے حالات میں جیل کے اندر رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو، اور وہ بہت سخت قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ برطانوی صحافی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں، ان سے ملے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے مزید کیا کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جیل گزرتے جا رہی ہے دن بدن، اور سیاسی حالات پر غیر ملکی شہری جو ہیں، خاص کر کے صحافی جو ہیں، وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کانگریس کی قرارداد کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا گیا ہے اور باقی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ جو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور جس قسم کے بھی اندر گفتگو کی ہے، وہ زیادہ باہر صحافیوں تک نہیں آ سکی ہے، نہ وہ اس ڈیلیگیشن نے بتایا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں پیپل پارٹی نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب راستہ ہموار ہو رہا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ سمجھ چکی ہے کہ بس ہم نے آخری حد تک جو جانا تھا جا چکے ہیں، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن نہیں توڑ سکے عمران خان کو۔ کئی بار ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، بڑوں کی، طاقتور کی بھی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ باقی پیپل پارٹی اور نون لیگ والے جب ان کے اوپر 2 مقدمات بنتے تھے، یہ ڈیل کر جاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس آپشن موجود ہے، دھرنے کا رخ کسی طرف بھی کر سکتے ہیں، یہ دھرنا تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ فرمان ہے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی تک ڈی چوک کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہوئی ہے، اور 3 جگہوں پہ دھرنا دے رکھا ہے۔ مطالبے صرف یہی ہیں کہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ کم کی جائے، بجلی کے بل کم کیے جائیں، پیٹرول، آٹا، گھی، سب کچھ مہنگائی کم کی جائے۔ اور پچھلے 48 گھنٹوں میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے 3 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رپورٹڈلی 3 بتائے جا رہے ہیں، جان تو کئیوں کی جا چکی ہوگی، کئیوں نے اپنے موٹر سائیکل بیچ دی ہیں، کئیوں نے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ دیے ہیں۔ ایک جان تو وہ گئی ہے جس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیا بل کی وجہ سے۔ موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں لوگ، زیور بیچ رہے ہیں لوگ، اور یہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ مسجدوں کے 1-1 لاکھ سے زیادہ بل آ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ حکمرانوں کا جو ضمیر ہے وہ ذرا سا بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ ڈوب مرے کہ 10 سالوں سے یہ 30 ارب ڈالر آئی پی پیز کو دے چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کا بھی پلانٹ ہے، اور کتنا یہ خون چوس رہے ہیں آپ کے سامنے۔ برکت عوام کے لیے یہ نہیں آئے، یہ اپنے ملک سے پیسے نکالنے اور لوٹنے آئے ہیں، اور باہر محلات بنائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، کیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف یہ ملک پنچر خانہ بن چکا ہے، جہاں پنچر لگائے گئے اور اب ان پنچرز کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ لا قانونیت انتہا کر چکی ہے، جو پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے اور جو سچ بولتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب گھٹیا ترین اور غلیظ ترین، شرمناک ترین حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا سے منسلک افراد، خاص کر کے خواتین کا اب ایک اغوا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ہیں عروبہ کومل، جو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے پوسٹ کرتی ہیں، فیس بک ان کا پیج ہے وہ چلاتی ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ حکومت سستائی نظام والا، اور یہ جو منحوس قسم کا وزیر اعظم جو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ٹائٹل دیا ان کو کہ یہ منحوس قسم کا وزیر اعظم ہے، کس حد تک گر چکا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ یہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام تباہ ہو جاتا ہے، جس ادارے کو ہاتھ میں لیتا ہے وہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، عمران خان صاحب آگے ہیں ایکشن میں، 3 بڑے ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے
खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में और आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके बाद आज तीसरा रेफरेंस भी दायर कर दिया गया, वो दाखिल किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उसके खिलाफ दाखिल हो चुका है, दायर कर दी गई है। कुछ जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ भी हुआ है, जो पंजाब के मेंबर हैं, सिंध के हैं और केपी के बलोचिस्तान के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया है। मैं इसके चंद पॉइंट बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है, रेफरेंस का ये मतन है। इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों को एक नज़र से देखना चाहिए, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में कबल वक्त इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात की इसने तहकीक नहीं की। इलेक्शन कमीशन बुनियादी काम साफ शफाफ और मुंसाफाना इलेक्शन करवाने हैं, वो उसमें नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ बनकर इमरान खान को नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल और पोल डे धांधली नहीं रोकी। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर सियासी बुनियादों पर रिटर्निंग अफसर लगाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 नहीं देता है, ना दिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में हुए एक सियासी जमात पर मुजालम, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन में रुकावटों पर खामोश रहा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनकर इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करके 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं माने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल काउंसिल में जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया है। देखते हैं इस इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, मगर ये इलेक्शन कमीशन बाजवा साहब का गिफ्ट है जो इमरान खान साहब के ऊपर सही भारी रहा है और इमरान खान साहब अब एक्शन ले रहे हैं। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो मजीद एक्शन होते। लेट्स सी ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। एडहॉक जजेस के हवाले से मैं बात करता जाऊँ लास्ट पे, तो 2 जजेस को एडहॉक जजेस मुकर्रर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन वज़ारत कानून की जानिब से दाखिल हो गया है और उसको मंजूर कर लिया गया है और एडहॉक जजेस में जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ के साथ ये दोनों तकर्रर हो चुके हैं। आप इनके आने वाले दिनों में फ़ायदा और नुकसान मैं आपको बताता जाऊँ। फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, और नुकसान क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों कि ये एडहॉक जजेस हैं और एक्सटेंशन तो बढ़ गई काजी फैज़ ईसा साहब की। अगर एक्सटेंशन वो कर पाते तो शायद आगे ये उनके साथ चलते और उनके ख्यालात में ख्यालात मिलाते, मगर 3 महीने रह गए हैं। काजी साहब घर चले जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपकमिंग चीफ जस्टिस होंगे, वो ओहदा संभालेंगे, तो इन एडहॉक जजेस को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ेगा। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।